अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सरफराज। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? बचपन में हम सबके हीरोज़ होते हैं। किसी का हीरो कोई एक्टर होता है, किसी का हीरो कोई स्पोर्ट्स एथलीट होता है, किसी का हीरो कोई फाइटर पायलट होता है। कोई भी हीरोज़ होते हैं हम के। और मौके और ज़माने के हिसाब से हीरोज़ बदलते भी रहते हैं। जब क्रिकेट वर्ल्ड कप का सीज़न होता है तो हीरोज़ हमारे क्रिकेटर्स होते हैं। जब 6 सितंबर आता है तो हीरोज़ हमारे जी फाइटर पायलट्स और फौजी और ये लोग होते हैं। और हमारा ये ख्याल होता है बचपन में, इवन बचपन क्या, जब हम स्कूल में भी होते हैं, अच्छे खासे बड़े भी हो चुके होते हैं, तब भी यही सोचते हैं कि जी उनके नक्शे कदम पे चलेंगे तो हम भी ऐसे ही बन जाएंगे। हम जी फ़लाँ जगह पे एडमिशन देंगे, फ़लाँ जगह पे टेस्ट करेंगे, आर्मी में चले जाएंगे और हम भी जी एयरफोर्स में आ जाएंगे, कोई मसला ही नहीं है। हम क्रिकेट खेलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे हो जाएंगे और हम शाहिद अफरीदी बन जाएंगे, कोई बात ही नहीं है, बल्कि शाहिद अफरीदी से भी अच्छे बन जाएंगे। बड़े जब होते हैं हम, तो हमें फिर ये अंदाज़ा होता है कि जो हम बातें करते थे, जो सोचते थे, जो हमने कहानी अपने जहन में बनाई थी, वो कहानी कितनी बेवकूफ़ाना और जाहिलाना थी। बड़े होकर हमारे ऊपर ये इंकिशाफ होता है। तब सोचने की बात यह है कि क्या अब भी ये मुमकिन है कि हम बहुत सी चीज़ों में यकीन रखते हों, जो कि आगे जाके हमको पता चले कि यार ये भी बहुत ही बेवकूफ़ाना बात हम समझ रहे थे। तो जी बिल्कुल हो सकता है ये। इस तरह की जो बेवकूफ़ाना बातें होती हैं, इनको क्या कहा जाता है, कि हम क्यों करते हैं और इनको अवॉइड कैसे किया जाए? इन चीज़ों को कहते हैं नैरेटिव फैलेसी। एक नाम दे दिया है बस फ़िलासफ़र्स ने, इकोनॉमिस्ट ने। आप ज़रूरी नहीं आप कुछ और नाम दे दें, कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एक नाम मौजूद है तो हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नैरेटिव फैलेसी उस कहानी को कहते हैं जो कि मन घड़त कहानी होती है, झूठी कहानी होती है, हम अपने दिमाग में बनाते हैं, उस पर यकीन भी रखते हैं और उस पर यकीन करके हम दो चीज़ें करते हैं। एक तो अपना जो एक वर्ल्ड व्यू है ना, वो कायम कर लेते हैं कि समझते हैं कि जी हमको समझ में आ गई, मतलब दुनिया हमको समझ में आ रही है, दुनिया के जो मामलात हैं वो हमारे ऊपर क्लियर हो रहे हैं। और दूसरी चीज़ हम ये समझते हैं कि हम फ्यूचर को भी अब प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम आगे चल के कैसे होना है काम, किस तरह होगा, क्योंकि हमको ये कहानी समझ में आ गई है, तो लिहाजा अब हमको फ्यूचर भी प्रिडिक्ट हो सकता है। इसकी आप मिसाल ऐसे ले लीजिए कि एक बहुत ही सिंप्लीफाइड और बल्कि ओवर सिंप्लीफाइड कहानियाँ होती हैं अमूमन ये। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लीजिए कि आप किसी से पूछेंगे जी सबसे बड़ी कंपनी दुनिया की कौन सी है, तो वो कहेगा कि जी एनवीडिया है। वैसे आजकल एनवीडिया है गालिबन, मैंने कहीं पढ़ा था, लेकिन पिछले काफ़ी अरसे से एप्पल रही है और एप्पल की एक ग्लोबल डोमिनेंस रही है। एक तो 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स का मार्केट कैप है। इतना बड़ा मार्केट कैप किसी भी और कंपनी का कहीं पे भी नहीं है। इवन सऊदी अरामको का भी इतना नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां उसके आगे छोटी हैं। तो जी एप्पल इतनी बड़ी कंपनी बनी कैसे, किस तरह से बनी, कैसे राइज की? आप किसी से पूछेंगे, कोई आदमी जो कि केस स्टडीज़ पढ़ता हो, ज़रा बिज़नेस को समझता हो, दुनिया पे ज़रा नज़र हो उसकी, वो आपको बताएगा कि जी ये 4-5 स्टेप्स थे जो कि एप्पल ने फॉलो किए और उसके बाद एप्पल जो था वो दुनिया पे छा गया। 4-5 स्टेप्स कौन से थे जी? पहला स्टेप ये था कि एक विजनरी लीडर था एप्पल के पास, स्टीव जॉब्स की शक्ल में, जिसने उस कंपनी को बनाया, उसको चलाया। अच्छा जी, स्टेप 2, उनकी प्रोडक्ट्स बहुत आउटस्टैंडिंग थी। प्रोडक्ट्स बहुत दुनिया से बहुत आगे की चीज़ लेकर आए, वो ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोडक्ट्स कहते हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेकर आए। अच्छा जी, ठीक है। तीसरी चीज़ उन्होंने ये की, मार्केटिंग, बहुत ही ज़बरदस्त मार्केटिंग की प्रोडक्ट्स की उन्होंने अपनी। अच्छा जी, ठीक है। चौथी चीज़ क्या की? चौथी चीज़ उन्होंने ये की कि कल्ट की तरह की फॉलोइंग अपनी बना ली, कि वो एप्पल जो भी चीज़ लेकर आ रहा है, जो भी चीज़ मार्केट में आ रही है, नई प्रोडक्ट आ रही है, चाहे वो नया आईफोन हो या नया आईपॉड हो, जो भी चीज़, बाद में तो आईपैड, और जितनी भी चीज़ आ रही है नई, फ़ौरन जो फॉलोअर्स हैं वो अंधाधुंध ख़रीद रहे हैं, ये देखे बगैर कि वो उसकी उसमें अपग्रेड एक्चुअली कितनी है, वो कितनी पिछले के मुकाबले में नई प्रोडक्ट कितनी बेहतर है और कितनी महंगी है, ये भी नहीं देख रहे, अंधाधुंध ख़रीद रहे हैं। कल्ट लाइक फॉलोइंग ज़बरदस्त जी। 4 स्टेप्स जब हो जाते हैं तो 5वां स्टेप्स के बाद ग्लोबल डोमिनेंस ही होता है। तो लिहाजा एप्पल ने ये 4 स्टेप्स फॉलो करके ग्लोबल डोमिनेंस कर ली। यानी कि विजनरी लीडर हुआ पहले,
ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हुई, मार्केटिंग ज़बरदस्त की, फॉलोइंग बना ली और उसके बाद दुनिया पे छा गए। बिल्कुल ठीक है, समझ में आती है कहानी है। अब जब आप कहानी पे ज़रा मतलब बचपन में आपको ये, बचपन में क्या, आपको ये कहानी सुनाई जाती है, यही सुनते आए हैं जी आप, लेकिन अगर आप इस पर थोड़ा गौर करें तो आपको कहानी में थोड़ी फ्लॉज नज़र आना शुरू हो जाएंगे। पहला तो ये कि जी प्रोडक्ट कोई इतनी इनोवेटिव प्रोडक्ट भी नहीं थी। फ़ोन तो भाई पहले भी थे, आईपॉड कोई ऐसी भी चीज़ नहीं थी, कोई ना आईपैड कोई ऐसी चीज़ है जो एप्पल ने ईजाद की है। अच्छा भाई, मार्केटिंग ठीक है, ग्राउंड ब्रेकिंग मार्केटिंग थी, लेकिन एप्पल से ज़्यादा अच्छी मार्केटिंग करने वाली कंपनियां भी मौजूद होती हैं। ठीक है, पेप्सी और कोका कोला भी कोई मार्केटिंग में किसी से पीछे नहीं है। ठीक है जी, फिर ग्लोबल फॉलोइंग और ग्लोबल डोमिनेंस वो भी दूसरी कंपनियों की हो चुकी है, एप्पल अकेला तो नहीं है। विजनरी लीडर होगा, फिर ये फ़र्क होगा। फिर आप गौर करें, नहीं यार, विजनरी लीडर तो बेतहाशा हैं। फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ हैं, आप उनमें से कोई भी कंपनी उठा लें, S&P 500 है, डाउ जोन्स 100 है, नैस्डैक 500 है, मतलब बल्कि हज़ारों कंपनियाँ जिनका मार्केट कैप अरबों डॉलरों में है। तो किसी भी कंपनी को उठा लें, हर कंपनी के प्रोफाइल पे जाके आप देखें, वो कहेंगे जी हमारा लीडर विजनरी है। और सब कंपनियां कामयाब हैं, अच्छी खासी बड़ी कंपनियां हैं। हमारी जो लोकल कंपनियां उनसे तो कोई 100 गुना बड़ी कंपनियां हैं। तो सभी कहते हैं विजनरी लीडर है। अगर आप एक्जॉन मोबिल से पूछें, हमारा विजनरी लीडर है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट से पूछें, वो कहेंगे हमारा विजनरी लीडर है। अगर आप नेस्ले से पूछें, वो कहेंगे नहीं, लीडर तो हमारा विजनरी। अच्छा भाई, सबके विजनरी लीडर्स हैं। तो ये साबित ये हुआ कि जी कोई भी ऐसी ख़ास बात नहीं है, ये चीज़ तो सबके पास मौजूद है, इतनी दुनिया भर की बेतहाशा कंपनियां हैं। तो फिर बात क्लियर होती है कि नहीं, ये जो कहानी हमने अपने जहन में बनाई है इतनी सादा नहीं है, इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। इसी को कहते हैं नैरेटिव फैलेसी। इससे हम ये, कहानी से हम ये समझ रहे थे कि नंबर वन, कि हमको समझ में आ गई बात कि जी कोई भी कंपनी ग्लोबली डोमिनेंट कैसे बनती है। तो ये बात भी क्लियर हो गई कि ये तो नहीं, इस तरह से तो नहीं। नंबर टू ये कि हम बज़ाहिर हमको ये लग रहा था कि हमको जब बात समझ में आ गई, 4-5 स्टेप्स हमने समझ लिए, तो हम किसी भी कंपनी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये भी कंपनी ग्लोबल डोमिनेंस पे चली जाएगी। तो साबित ये हुआ कि नहीं, ये भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी कंपनियां मौजूद हैं। कोई भी कंपनी एप्पल नहीं है, कोई भी कंपनी इतनी बड़ी नहीं है। बल्कि ऐसी कंपनियां भी हैं जिन्होंने ये चारों स्टेप्स किए और ग्लोबल डोमिनेंस भी कर ली, और फिर वो तबाह बर्बाद हो गई। अब किसी को उनका नाम ही नहीं याद। हमारी अपनी ही लाइफ टाइम में हमने कितनी कंपनियां ऐसे देखी हैं, जिसमें नोकिया एक दौर की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार होती थी, मोटरोला एक बहुत बड़ा नाम था। अभी छोटी छोटी कंपनियां रह गई हैं, अपनी पुरानी जो उनकी वैल्यू थी उसके मुकाबले में अब कुछ भी नहीं है। इसी तरह आप हमसे पहले, मतलब जब हम बचपन में थे, तो कोडैक एक कंपनी होती थी, वो फारिग ही हो गई बिल्कुल। वो तो इस तरह ज़ीरोक्स एक कंपनी होती थी, बिल्कुल ख़त्म हो गई। वो ख़त्म तो नहीं हुई, लेकिन बिल्कुल वो बात नहीं है जो पहले उसकी बात थी। इसी तरह आप ये देखें कि जी ये तो तरह तरह की कंपनियां हैं, उनकी राइज एंड फॉल होती रहती है, लेकिन हर कंपनी एप्पल नहीं होती। तो फिर एप्पल ने क्या ऐसा, उसमें क्या? तो जी बात यह है कि इतना सिंपल नहीं है। ठीक है, 4-5 स्टेप्स, ये इस तरह का कॉज एंड इफेक्ट इतने मज़े से नहीं होता। और एक चीज़ जो हम अक्सर भूल जाते हैं, वो किस्मत का, लक का बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है, जो कि हम अमूमन कहानियों में से निकाल देते हैं अपनी। तो मकसद ये है कि, मतलब सोचने की बात ये, हम कहानियाँ बनाते क्यों हैं, ज़रूरत क्या है इस तरह की मनगढ़ंत कहानी बनाने की? तो उसकी वजह बहुत सादा सी है कि हमारा जो हम इर्द गिर्द में अपनी चीज़ें होती हैं उनको समझना चाहते हैं, और फिक्र करते हैं। तो फिर हम चाहते हैं कि जरा चीज़ें समझ में आएँ, और हमारा दिमाग इस तरह से वायर हुआ हुआ है कि वो कॉज एंड इफ़ेक्ट को ही देखता है। मिसाल के तौर पे, अगर आपने घर में घुसे, आपने देखा कि ज़मीन पे पानी गिरा हुआ है, पहली चीज़ आप ये करते हैं कि जी इन्वेस्टिगेट कि क्यों गिरा है पानी, कैसे गिर गया पानी ज़मीन पे। आपको पता चलता है कि जी ग्लास, फलां ग्लास टूटा हुआ है बराबर में, उसका पानी है। अब ग्लास कैसे टूटा? वो जी जो काम करने वाली है उससे ट्रे से ग्लास गिर गया था, इसलिए टूट गया। अच्छा जी, अब कॉज एंड इफेक्ट समझ में आ गई आपको। इसी चेन है कि एक ट्रे से ग्लास गिरा, पानी का भरा हुआ, ग्लास टूटा और हर तरफ पानी पानी गिर गया, और साथ में कांच भी गिर गया, ग्लास भी टूटा हुआ। समझ में आ गया आपको, कॉज एंड इफेक्ट ये। इसी तरह दूसरी भी चीज़ें होती हैं जो ज़िंदगी में, जिनका सीधा सीधा कॉज एंड इफेक्ट होता है बहुत सी चीज़ों का, कि जी
कमरे में अंधेरा क्यों हो रहा है? क्योंकि जी लाइट बंद है। सीधी सी बात है, कॉज एंड इफेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। पेट इतना भारी भारी क्यों लग रहा है? क्योंकि अंधाधुंध बिरयानी खाई है। सीधा सीधा कॉज एंड इफेक्ट है, कोई सोचने समझने वाली बात ही नहीं है। लेकिन बहुत सी चीज़ों में ये कॉज एंड इफेक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इतना सादा नहीं होता। जो कि हमने अभी एप्पल की एक मिसाल लेके समझा। अगर आप इस तरह दूसरी मिसालें देखेंगे, जी पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी कमज़ोर क्यों है, इंडिया की इकॉनमी इतनी मजबूत क्यों है, यूएस की इकॉनमी इतनी ताकतवर क्यों है, जबकि उधर रिसेशन भी इतने आते हैं। तो ये सारे के सारे बहुत कॉम्प्लेक्स केसेस हैं। इसमें कोई एक सीधा सीधा कॉज और इफेक्ट की चेन नहीं चल रही होती, मल्टीपल कॉजेज़ होती हैं, बेतहाशा कॉजेज़ होती हैं, और फिर उनके बेतहाशा इफेक्ट्स होते हैं, और फिर एक कोई ट्रैजेक्टरी निकलती है और कभी वो भी नहीं निकलती। नैरेटिव फैलेसी से हमको चीज़ें बज़ाहिर आसान लगती हैं, हकीकत में चीज़ें आसान नहीं होती। हकीकत में चीज़ों को समझने के लिए ज़रूरी है कि ज़रा हम थोड़ा उन चीज़ों पर गौर करें। नैरेटिव फैलेसी हमको एक फॉल्स सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी देती है, और ये भी हमको एक फॉल्स एक और सेंस देती है कि जी हम जैसे फ्यूचर को समझ गए, अब हम आगे क्या होगा बेटा हमें पता है, ये इस तरह हो रहा है तो अभी ऐसे ही होगा। और भाई इस तरह नहीं होता, इतना सिंपल इतना सादा नहीं होता। इसी की वजह से बहुत से लोग अपने आप को बड़ा अफलातून समझते हैं, और हकीकत में यह है कि ये जो कॉज एंड इफेक्ट की चेन है वो सीधी होती ही नहीं, तो बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी उल्टी सीधी आगे पीछे होती है। तो नैरेटिव फैलेसी हमको ये बताती है कि जी चीज़ें इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती बहुत से केसेस में जितनी हमको लग रही होती हैं। अगर ग्लास गिरा हुआ टूटा हुआ हो सकता है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ हो, कमरे में लाइट क्यों बंद है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर हो सकता है। लेकिन एप्पल क्यों राइज़ किए, एनवीडिया अब क्यों राइज़ कर रहा है, इसमें बहुत फैक्टर्स होते हैं। इसमें किस्मत तो होती है, इसमें टाइमिंग होती है, अपॉर्चुनिज़म होती है, मार्केट ट्रेंड होते हैं। बल्कि अगर आपने जिसने भी कारोबार किया है, जिसने भी प्रोडक्ट बनाई है, वो तो ये बात समझता होगा अच्छी तरह से कि प्रोडक्ट बनाना कोई कमाल की बात नहीं होती, बल्कि ये सबसे आसान काम होता है। उसको बेचना कमाल होता है, उससे उसको बेच के उससे माल कमाना ये एक्चुअली कमाल की बात होती है। ये मुश्किल काम होता है। इसमें मल्टीपल चीज़ें काम करती हैं कि आपने एक चीज़ बेचना शुरू की, वही चीज़ फैशन में आ गई, आपकी किस्मत चमक गई भाई। आपने कोई चीज़ बेचना शुरू की, उसी का ट्रेंड बन गया। आपने कोई चीज़ बेचना शुरू की, कोई कपड़ा बेचना शुरू किया, और जी वही कपड़ा जो है फैशन में आ गया। आपने जी हेयर ऑयल बेचना शुरू किया, और गर्मियों का सीज़न आ गया, हेयर ऑयल की डिमांड बढ़ गई। मतलब मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, इतना सीधा सीधा इतना सादा सादा नहीं होता। तो ये समझना बड़ा बहुत ज़रूरी होता है, और ये समझ कर ही हम एक्चुअली दुनिया की जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारा वर्ल्ड व्यू है, वो इसी तरह से ठीक हो सकता है। अच्छा जी, वीडियो जो है वो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई, और अगली वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। अब तो ये कोई 13-14 मिनट पे जा रही है वीडियो। अगली वीडियो में मज़ीद ऐसे ही किसी टॉपिक पे बात करेंगे जो ज़रा हमको सोचने पे और समझने पे मजबूर करे। मैं भी कुछ सीखूं आपसे, आप भी कुछ मुझसे सीखें। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।